ये हमारी एमपीटी सीएसएस 2026 की करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास है। और ओवरऑल ये हमारी क्लास 18 है। एक छोटी सी अनाउंसमेंट बेटा आप लोगों के साथ कि 20 अक्टूबर से आप लोगों के एमपीटी के मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे। इसका तरीकाकार ये होगा कि आप लोगों को पेपर शेयर किया जाएगा और आप लोग उसे अटेम्प्ट करके मुझसे जो है वो आंसर की लिया करेंगे, बल्कि मैं खुद ही आंसर की आपके ग्रुप्स में शेयर करवा दिया करूंगा। और उसके बाद क्या होगा, उस टेस्ट की जो एक्सप्लेनेशन है, मतलब सारे एमसीक्यूज की जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी, ताकि अगर किसी बच्चे को किसी सवाल की समझ नहीं आई तो वो फिर उस एक्सप्लेनेटरी वीडियो से जो है वो उसको देख ले। अब ये वीक में आपके बेटा 3 दिन टेस्ट होंगे, यानी कि 20th, एक 20th को होगा, एक 22 को होगा, एक 23 को होगा, सॉरी 24 को, और एक 26 को होगा। तो इन सब की जो है वो इकट्ठी एक वीडियो भी बन सकती है, या इनकी 2-3 वीडियोस बन जाएंगी जो कि यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगी, और आप उसको देख के अपनी जो है वो जो भी मिस्टेक्स हैं या जो भी इश्यूज हैं उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब बेटा हम लोग आ जाते हैं, और मैं आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखूंगा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसका आपको पता है या नहीं पता। शेंजन एरिया, इसका आपको पता है बेटा ये क्या चीज है? बेटा ये 29 यूरोपियन कंट्रीज का एक ग्रुप है जिन्होंने तमाम किस्म की जो बॉर्डर बंदिशें हैं, बॉर्डर चेक्स हैं, उनको रोका हुआ है। इस ये तमाम 29 कंट्रीज एक दूसरे के मुल्क में बगैर वीजा के जो है वो आ जा सकते हैं, विदाउट शोइंग पासपोर्ट्स। ठीक है, मतलब बिल्कुल वैसे है जैसे हम पंजाब से सिंध, सिंध से बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान से केपी के, और केपी के से फिर वापस पंजाब आते हैं, तो इसी तरह आप इन 29 कंट्रीज के लोग आपस में एक दूसरे के मुल्क में जा सकते हैं। आप फ्रांस से जर्मनी, इटली से स्पेन, आपको किसी किस्म का कोई वीजा शो कराने की जरूरत नहीं है। बेटा ये शेंजन जो है वो लुक्समबर्ग का सिटी है। और इसके अंदर यूरोपियन यूनियन के 2 कंट्रीज शामिल नहीं है। यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हैं, सिर्फ 2 कंट्रीज इसमें शामिल नहीं है। आपने कमेंट सेक्शन में और मैसेजेस पे बताना है कि वो 2 कंट्रीज कौन से हैं। अब इस साल दो ममालिक ने इसको ज्वाइन किया है, 2 नए ममालिक ने इसको ज्वाइन किया है। उनमें से एक है रोमानिया, और दूसरा है बेटा आपका बल्गारिया। ये 2 नए ममालिक हैं जिन्होंने इस साल जनवरी के अंदर शेंजन एरिया को जो है वो ज्वाइन किया। तो टोटल कंट्रीज की तादाद हो गई है 29। उसके बाद इसी साल बेटा एक ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को 10th मेंबर कंट्री ने जो है वो ज्वाइन किया। उस 10वें मेंबर कंट्री का नाम क्या है? उसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जिसका प्रेसिडेंट अभी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नतें कर रहा था कि मेरे बेटे के साथ जो है ना फोटो बना लो। उसके बाद बेटा आ जाते हैं हम लोग लेबनान की तरफ। लेबनान का भी मामला थोड़ा सा है। तो पहले तो बताए बेटा, लेबनान जो है इसका कैपिटल कौन सा है? इसका कैपिटल है बैरूत। और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 53-54% मुसलमान रहते हैं, और दूसरी बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर क्रिश्चियंस की है, 40% के करीब रहते हैं। लेबनान के बेटा जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम है नवाफ सलाम। और यहाँ पर जो बड़ा होता होता है वो प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट है इनके जोसेफ ऑन, ये इनके प्रेसिडेंट हैं। अच्छा बेटा आपको याद है
बेरूत में एक ब्लास्ट हुआ था कुछ अर्सा पहले, जिसमें वो एक शादी की शूटिंग भी हो रही थी और वो ब्राइडल उड़ती हुई दीवार में जाके लगी थी। याद है किसी को? वो बेटा बेरूत का जो ब्लास्ट हुआ था वो होता 2020 में अगस्त के महीने में, आई थिंक 4 या 5 अगस्त को ये हुआ था। और इसमें क्या कहते हैं, कोई केमिकल था, अमोनियम नाइट्रेट, हाँ अमोनियम नाइट्रेट, उसकी वजह से जो है वो ये ब्लास्ट हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट की वजह से। तो इसने अच्छा खासा नुकसान किया था, कम से कम 200 से अधिक लोग, 200 से ज्यादा लोग जो है वो इसमें वफात पा गए थे। 7,000 के करीब लोग जो है वो इसमें जख्मी हुए थे और 3 लाख के करीब लोग जो है वो बेघर हुए थे। और प्रॉपर जो प्रॉपर्टी का जो एस्टिमेटेड डैमेज हुआ था वो हुआ था तकरीबन 15 अरब डॉलर का। उसके बाद बेटा बैरूत से हम वापस आते हैं और बेटा एक सर्विस है, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। इसको C3SB लिखा जाता है। इसे जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो बनाया था, या किस ऑर्गेनाइजेशन या किस कॉन्टिनेंट की ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया था? इसे बेटा 2014 में यूरोपियन कमीशन ने जो है वो बनाया था। यूरोपियन यूनियन का ही एक ग्रुप है। और इसने रिपोर्ट दी है कि साल 2024 इंसानी तारीख का सबसे गर्म साल रहा है। 2024 जो है वो इंसानी तारीख का सबसे गर्म साल रहा है। इंसानी तारीख या दुनिया की तारीख कह दें। और इसमें पहली दफा जो है वो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का जो टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री ज्यादा हुआ है। 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज्यादा टेम्परेचर हुआ है। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो 2024 जो है वो हॉटेस्ट टेम्परेचर है। और कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S, जो कि यूरोपियन कमीशन ने 2014 में बनाई थी, उनके अकॉर्डिंगली ये चीज जो है वो हुई है। उसके बाद बेटा आगे बात करते हैं। सिर्फ एक मिनट रुक जाए। अच्छा बेटा, अभी टोटल कितने कंट्रीज ने जो है वो फलस्तीन को रिकॉग्नाइज किया हुआ है? टोटल कितने कंट्रीज ने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज किया है? अप्रोक्सीमेटली 157 आउट ऑफ 193 कंट्रीज जो है उन्होंने पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 81% ग्लोबल नेशंस जो है उन्होंने इसको जो है वो एक अलग सॉवरन कंट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज किया हुआ है। इस साल यूनाइटेड नेशन का जो 80th यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का जो 80th सेशन था, उसके अंदर 6 ममालिक, फ्रांस, लुक्समबर्ग, माल्टा, मोनाको, अंडोरा एंड बेल्जियम, दे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टाइन। उसके अलावा कुछ और कंट्रीज ने भी रिकॉग्नाइज किया, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल एंड मेक्सिको एंड यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम बेटा वो कंट्री है जिसने बुनियाद डाली थी इसराइल की। इन्होंने 1917 में एक डेक्लेरेशन जिसका नाम था बेल्फर डेक्लेरेशन, जिसमें इस बात का अहाता किया गया था या इस बात को सपोर्ट किया गया था कि एक, हाँ जी फ्रांस ने भी, मैंने बताया फ्रांस का भी, कि एक ज्यूइश स्टेट जो है वो बनाई जाएगी। तो इस बेल्फर डिक्लेरेशन के बाद तकरीबन 100 साल गुजरने के बाद जो है वो अ, अ, जो यूके है उसने जो है वो इसको एक रिकॉग्नाइज किया स्टेट के तौर पे। अब बेटा ये जो रिकॉग्नाइज करना स्टेट के तौर पे, इसका फायदा पैलेस्टाइन के लिए क्या है? एक तो बेटा इससे
पैलेस्टाइन अपनी एम्बेसीज मुख्तलिफ ममालिक में खोल सकेगा। दूसरा, इनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे। ये इंटरनेशनल जो मीटिंग्स हैं, इंटरनेशनल जो सेमिनार्स हैं, समिट्स हैं, उसमें जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेगा। उसके अलावा जितने ज्यादा मेंबर कंट्रीज इसराइल इसको पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करेंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसराइल को उतना ज्यादा ही अकाउंटेबल बनाने में मदद मिलेगी। तो इसलिए इसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। 1988 में यासिर अराफात ने जो है वो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई थी, जिसमें उन्होंने सॉरी बनाई नहीं थी, उसके प्लेटफॉर्म से उन्होंने पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया था। पीएलओ के प्लेटफॉर्म से उन्होंने जो है वो इसको इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया था और यरूशलेम इसका कैपिटल बनाया था। और इमीडिएटली 80 के करीब ममालिक ने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर लिया था, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अरब ममालिक से। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और अब 157 कंट्रीज जो है वो इसको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। अच्छा बेटा, यूरोप के कितने कंट्रीज ने जो है वो इसको रिकॉग्नाइज किया है? अगर हम यूरोप की बात करें, बेटा यूरोपियन यूनियन की जो है वो 11 स्टेट्स ने जो है वो पहले ही इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। आपने इसको जो है वो मुझे फाइंड करके बताना है कमेंट सेक्शन में कि यूरोप के कितने कंट्रीज ने इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। उसके बाद बेटा आगे आ जाते हैं। ये जो यूनाइटेड नेशन का 80th जनरल असेंबली का 80th सेशन हुआ है, इस सेशन के अंदर जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या है? यूएन जनरल असेंबली का जो 80th सेशन हुआ बेटा, उसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? उनका नाम है एनालिना बैरबॉक। एनालिना बैरबॉक जो है वो इनका नाम है, और इनका ताल्लुक जर्मनी से है। ठीक है, ये जर्मनी की फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर्स भी रह चुकी हैं, और जर्मनी से इनका ताल्लुक है। ये अभी मौजूदा जो है वो प्रेसिडेंट हैं जनरल असेंबली के। अच्छा बेटा, कोई पाकिस्तानी भी जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट रह चुका है? क्या नाम है, कौन है जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रह चुका है, पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट रह चुका है जनरल असेंबली का? उनका नाम है सर जफरुल्लाह खान, पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर। और सर जफरुल्लाह खान जो है वो पहले शख्स हैं जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज भी रह चुके हैं और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जनरल असेंबली के। अच्छा बेटा, ये जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का इजलास होता है, इसके इसके अंदर सबसे पहले कौन सा कंट्री जो है वो बोलता है? सबसे पहले बात करने का हक किस मुल्क का होता है? या कौन सा मुल्क सबसे पहले तकरीर करता है? सबसे पहले जो कंट्री तकरीर करता है वो है ब्राजील। ब्राजील सबसे पहले तकरीर करता है। और ये सेशन कौन से महीने में होता है? ये सेशन कौन से महीने में होता है बेटा? ये हर साल सितंबर के अंदर जो है वो लास्ट वीक्स जो होते हैं सितंबर के, उनमें जो है वो ये कंडक्ट किया जाता है। ये जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होता है, ये कितने साल के लिए जो है वो इलेक्ट होता है? जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंसी होती है वो 1 ईयर के लिए होती है। सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी होती है वो कितने साल के लिए होती है, या कितने अरसे के लिए होती है? सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी बेटा 1 मंथ के लिए होती है।
पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का कितनी बार मेंबर बन चुका है? 8 मरतबा। अभी 8वीं टर्म पाकिस्तान की चल रही है। उसके बाद बेटा ट्रंप का जो है वो 20 पॉइंट प्लान फॉर गजा, ये किस डेट को जो है वो अनाउंस किया गया था? ये बेटा 29 सितंबर 2025 को जो है वो इसको अनाउंस किया गया। और इसमें कुछ की स्टेप्स लिए गए कि एक तो हमास और इसराइल के दरमियान सीज फायर होगा। दोनों साइड जो है, हमास जो है वो होस्टेजेस को रिलीज करेगा, इसराइल जो है वो प्रिजनर्स एक्सचेंज करेगा, इस गजा की डीमिलिटराइजेशन होगी, और टेम्पररी पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट बनेगी, गजा को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अच्छा बच्चे, मुझे एक जल्दी से एक बात बताएं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने फैसला किया है कि वो गजा के अंदर उस स्पोर्ट के बढ़ावे के लिए, उस स्पोर्ट के फरोग के लिए इनिशिएटिव्स लेगी, वहां पर कंस्ट्रक्शन करेगी, फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। वो कौन सी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सा स्पोर्ट्स है जिन्होंने ये फैसला किया है? वो है बेटा फीफा। फीफा जो है वो, उसने गजा के अंदर जो है वो फुटबॉल फैसिलिटीज को प्रमोट करने, फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए और गजा के लोगों के लिए फुटबॉल की फैसिलिटीज को जो है वो इंश्योर करने के लिए काम किया है। अच्छा बेटा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था, इसको फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इटली, स्पेन, यूएई, इजिप्ट, टर्की, कतर, कतर सॉरी कतर क्या, कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया, कनाडा, यूके और हमारे सब की प्यारी जान पाकिस्तान, इन्होंने जो है वो इसको वेलकम किया और इसको सपोर्ट किया प्रपोजल को। अब इनिशियली जो है ना बेटा, हमास ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। हमास ने कहा था कि 3 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि जी हम सारी चीजें करने को तैयार है, लेकिन हम लोग अपने आप को डिसआर्म नहीं करेंगे, इससे हमारा कंट्रोल जो है वो वीक होगा। लेकिन फिर 3 अक्टूबर को वो मान गए, उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम ये भी करने को तैयार हैं। और इसी के बाद फिर जो आपका गजा पीस प्लान हुआ, और सीज फायर का जो बेटा स्टार्ट था वो 10 अक्टूबर से जो है वो हुआ। 10 अक्टूबर से ऑफिशियली जो है वो सीज फायर का जो है वो मामला स्टार्ट हुआ। उसके बाद आगे बात करते हैं बेटा नेपाल। नेपाल का नाम जब लेते हैं तो सबसे मशहूर वहां पे माउंट एवरेस्ट आता है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पे आती है आपकी केटो, केटू आती है, ठीक है। नेपाल के अंदर रिसेंटली एक रेवोल्यूशन आई, उस वो किस तारीख को आई, या नेपाल के अंदर किस जो जेन जी की रेवोल्यूशन जिसे कहा जाता है, वो किस तारीख को आई? वो बेटा जेन जी की रेवोल्यूशन थी, और ये तकरीबन 8 से लेकर 13 सितंबर के दरमियान में जो है वो ये हुई, और 13 सितंबर को ये कंप्लीट हुई। ठीक है, 13 सितंबर को जो है वो ये कंप्लीट हुई, और इसके नतीजे में जो है वो केपी ओली शर्मा ने, केपी ओली शर्मा की हुकूमत खत्म हो गई। और अब वहां पर जो है वो नेपाल के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट है, और उनकी चीफ जस्टिस सुशीला करकी, वो अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर है वहां पे। सुशीला करकी जो है वो नेपाल की अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, और इन्होंने केपी ओली शर्मा की रेजिग्नेशन के बाद जो है वो हुकूमत को संभाला है। नेपाल का बेटा कैपिटल कौन सा है?
खटमंडो। उसके बाद बेटा आप लोगों को पता होगा कि अफगानिस्तान में जलजला आया था अगस्त के महीने में। तकरीबन 31 अगस्त को जो है वो 2025 को जलजला आया था। और इसकी शिद्दत जो रेक्टर स्केल पे थी वो 6 थी। और इसका जो ज्यादातर जो इसका एपिसेंटर था, या जिसे आप कह सकते हैं जो इसका ओरिजिन था, वो था कुनार प्रोविंस। कुनार प्रोविंस जो है वो इसका ओरिजिन था। और उसमें भी नुरगल डिस्ट्रिक्ट जो है ये मेजरली जो है वो इसका सेंटर बनी थी। इसमें तकरीबन 3,000 से 4,000 के करीब लोग जो है वो मारे गए थे। 8,000 के करीब जो है वो लोग जख्मी, वो उनके उन्हों के जो है वो 8,000 के करीब घर जो है वो तबाह हुए। उसके बाद आगे आ जाते हैं। ये 1998 के बाद सबसे ज्यादा जो है वो डेडलीस्ट अटैक था। बेटा ये इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इसके ऊपर भी बात करते हैं वन बाय वन तरतीब से। मैं सब चीजों की तरफ आ रहा हूँ डेट वाइज। बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है आईपीसी। आईपीसी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन। इन्होंने अगस्त 2025 को 20 अगस्त 22 अगस्त 2025 को जो है वो डिक्लेयर किया कि गजा सिटी में फर्स्ट टाइम जो है वो फेमाइन है। यानी कि स्वेयर किस्म की फूड क्राइसिस जो है वो वहां पर हुए। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं। और ऐसा जो है वो नॉर्मली तब होता है जब जंगों के दरमियान जो है वो जंगों के दौरान चीज़ों की किल्लत हो जाए। तो गजा में पहली बार जो है वो फेमाइन जो है वो देखने को मिला है। और बेटा ये जो आईपीसी है, आईपीसी मैंने आपको बताया किसका एब्रीवेशन है। आईपीसी है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन। ये बेटा 5 लेवल पे जो है वो फूड सिक्योरिटी को कैटेगराइज करता है। 5 लेवल पे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5। फेज 4 होता है इमरजेंसी का फेज, और फेज 5 होता है फेमाइन। ये वर्स्ट लेवल का जो है वो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी क्रिएट हो फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है। गजा सिटी जो है वो फेज 5 में है। गजा सिटी जो है वो अब फेज 5 में जो है वो इसको उन्होंने कहा कि जी ये फेज 5 में, यानी कि यहाँ पर वर्स्ट किस्म का जो है वो फेमाइन जो है वो आ चुका है। उसके बाद हम्म, आगे बात करते हैं बेटा। ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स। बेटा ये किस मुल्क में जो है वो इनको कंडक्ट किया गया 2025 में? फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स किस मुल्क ने इसको जो है वो कंडक्ट किया है? बेटा पहली ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स जो है वो इसको चाइना ने बीजिंग के अंदर जो है वो कंडक्ट किया है। और ये अगस्त 2025 में जो है वो कंडक्ट हुई थी। इसमें तकरीबन 280 टीम्स शामिल हुई थी, जो कि 500 के करीब अपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो है वो लेके आई, जिन्होंने तकरीबन 26 मुख्तलिफ स्पोर्टिंग इवेंट्स में जो है वो पार्टिसिपेट किया। इसमें रोबोट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कुछ क्या कहते हैं मशहूर मशहूर जो है वो बॉक्सिंग हो गई,
फुटबॉल हो गया, रोबोट्स फुटबॉल खेल रहे थे, रोबोट्स बॉक्सिंग कर रहे थे, क्लीनिंग टास्क थे, उसी इसी तरह सॉर्टिंग मेडिसिन, इसके बारे में जो है वो कुछ एक्टिविटीज थी। तो ये चाइना में हुआ है। अगला जो इसका इवेंट है वो किस मुल्क में होगा? वो भी चाइना में होगा। वो अगस्त 2026 में होगा और वो भी चाइना ही कंडक्ट करेगा। अच्छा बेटा, पाकिस्तान ने किस डेट को जो है वो आर्मीनिया को रिकॉग्नाइज किया? पाकिस्तान के कौन से रोबोट हैं बेटा? ये बेटा 31 अगस्त 2025 को जो है वो पाकिस्तान ने ऑफिशियली जो है वो आर्मीनिया को रिकॉग्नाइज कर लिया। और इसको रिकॉग्नाइज ना करने की वजह थी नगोर्नो काराबाख रीजन में जो आजरबाईजान का और आर्मीनिया का कॉन्फ्लिक्ट था, तो पाकिस्तान ने उसकी वजह से इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। बेटा अगर पाकिस्तान इसको रिकॉग्नाइज कर लेता उनके कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, तो पाकिस्तान का कौन सा इशू जो है वो उस पे पाकिस्तान की सपोर्ट जो है वो वीक हो सकती थी? कश्मीर इशू के ऊपर पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो वीक हो सकती थी। उसके बाद बेटा हम लोग आगे बात करते हैं।